नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा आपका। आज हम बात करेंगे धर्म, आरक्षण और संविधान की। इस मुद्दे पर बात इसलिए करेंगे क्योंकि राज्यसभा में सोमवार को कर्नाटक विधानसभा में मुसलमानों को सरकारी ठेकों में 4% आरक्षण संबंधी विधेयक का मुद्दा उठा। संसद में सत्ता पक्ष के सदस्यों ने कर्नाटक विधानसभा में इस विधेयक के पारित होने पर कड़ा विरोध जताया। भाजपा सदस्यों ने कांग्रेस पर संविधान बदलने का प्रयास करने का आरोप लगाया है। संसद में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि कांग्रेस पार्टी मुस्लिम आरक्षण के लिए बाबा साहब के बनाए संविधान को क्यों बदलना चाहती है। तो राज्यसभा में जेपी नड्डा ने इस मुद्दे पर कांग्रेस को घेरा। कर्नाटक में मुसलमानों को सरकारी ठेकों में 4% आरक्षण के मुद्दे का विरोध क्यों हो रहा है? मजहब के आधार पर आरक्षण का ये कदम क्यों संविधान विरोधी है? मुद्दा आपका में आज इस पे चर्चा करेंगे। दो खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता देश रतन निगम जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देश रतन निगम जी, आपका स्वागत है संसद टीवी पर। साथ ही हम बात करेंगे दिल्ली विश्वविद्यालय के दयाल सिंह कॉलेज के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर मनोज कुमार जी से। मनोज कुमार जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है संसद टीवी पर। हम चर्चा को शुरू करें इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर, क्योंकि मुद्दा धर्म, आरक्षण और संविधान का है। आइए सुनते हैं संसद में इस मुद्दे पर किसने क्या कहा। माननीय सभापति जी, बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी बहुत संविधान की रक्षक बनती है, वो संविधान के बारे में जिस तरीके से उन्होंने उसकी धज्जियां उड़ाने का प्रयास किया है। संविधान में डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने स्पष्ट लिखा है और कहा है कि रिजर्वेशन धर्म के आधार पर नहीं होगा। रिजर्वेशन विल नॉट बी डन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। दिस इज एन एक्सेप्टेड प्रिंसिपल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। लेकिन साउथ में कांग्रेस की सरकार में रिजर्वेशन कॉन्ट्रैक्ट में 4% का रिजर्वेशन का पारित किया जाता है। कॉन्ट्रैक्ट में I'll authenticate. Yes, sir. The statement of the Karnataka में leader of the house, yes, the statement to which reference has been made by the Honorable Parliamentary Affairs Minister, that a constitutional functionary holding position in the political party, yes, has made a statement that there will be reservation, yes, in contract for Muslim community. Yes. That statement be authenticated, yes, I'll authenticate, and sir, put on the table of the house. The Karnataka during the course of the day. I'll do that, sir. The Karnataka government has passed a bill granting 4% of reservation to minorities and in public contracts. In public contracts. ये और इसके साथ साथ जो वहाँ के डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, जिसके बारे में रिजू जी ने रेफरेंस दी है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दिया है हाउस में कि जरूरत पड़ेगी तो हम संविधान को भी बदलेंगे। दिस इज अ वेरी सीरियस मैटर। और ये लोग बड़े संविधान के रक्षक बनते हैं और ये लोग संविधान की रक्षा करने की बात सारे देश को बताते हैं, ढोल पीटते हैं, वो संविधान की धज्जियां उड़ाते हैं। ये इसके लिए हम रोज करते हैं। But what do you want? What do you want? I want that such laws and rules should be withdrawn and discussion should take place, and Congress party president and the leader of the opposition should answer this question. Lok Sabha and Rajya Sabha had to be adjourned on a very serious issue. The NDA party has taken very serious note of the statement given by senior Congress leader who is holding a constitutional position. And he has clearly stated that the reservation in contracts to the Muslim is a step towards providing reservation and other facilities to the Muslim community, and for that he has clearly stated that
the Constitution of India would be changed. And his statement is very clear. The Constitution would be changing. It has been changed in the past. It would be changing in the future. So statement is very clear that they want to give reservation to Muslim community by changing the Constitution of India. Please remember one thing. The Muslim representation and reservation issue was squarely rejected in 1947 when Muslim League brought this matter to the Constituent Assembly for providing reservation to Muslim community. Sardar Patel and rest of the members at that time rejected this question of reservation to Muslim because they all believed, the founding fathers of the Constitution had believed that there should be no reservation on religious basis according to the Constitution of India. So our Constitution is secular. There can be reservation on the basis of economic and social criteria, but there cannot be reservation on the basis of religious identity and affiliation. So by talking about providing reservation to the Muslim community, by amending the Constitution, changing the Constitution, the person has committed a fraud on the Constitution of India. I had sought the position of the Congress party, and Congress party president, who is the leader of opposition in Rajya Sabha, is also the Congress party president, and he must tell on the floor of the house that whether they are going to sack the person holding constitution position or they are going to state clearly that Congress will destroy the Constitution of India. They cannot go. मैं यही कहूंगा, कौन सा वो आदमी इनको कहा देश का संविधान बदलने वाले हैं? देश का संविधान जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया वो कोई बदल नहीं सकता। रिजर्वेशन भी कोई खत्म नहीं कर सकता। और उसकी रक्षा के लिए हम कन्याकुमारी से कश्मीर तक हमने पूरा भारत जोड़ो यात्रा की। ये भारत तोड़ो करने वाले ये सब रिजर्वेशन के धक्के उठाने वाले लोग हैं। जाहिर सी बात है, कर्नाटक में सरकारी ठेकों में 4% मुसलमानों को आरक्षण देने के मसले पर संसद के दोनों सदनों में आज व्यवधान हुआ, हंगामा हुआ और इसके चलते सदन की कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी। जाहिर तौर पे डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान बनाते समय स्पष्ट रूप से कहा था कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जाएगा। यह भारत के संविधान का एक स्वीकृत सिद्धांत है। मनोज जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं इस मुद्दे को। जब संविधान का एक स्वीकृत सिद्धांत है ये, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने भी कहा धर्म के आधार पर, मजहब के आधार पर कोई आरक्षण नहीं दिया जाएगा और देश ने इसे स्वीकारा भी, तो बार बार कभी कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी, कभी तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी की जहां सरकारें हैं वहां मुस्लिम रिजर्वेशन की बात क्यों कही जाती है? क्यों इस तरह की कार्रवाई की जाती है? क्यों इस दिशा में कदम बढ़ाया जाता है? इस मुद्दे को आप कैसे देखते हैं? देखिए मनोज जी, आज का ये जो विषय है ये बेसिकली कांग्रेस का इतिहास रहा है। अगर हम जब कांग्रेस को देखते हैं, उसका जब से स्थापना हुआ है और ख़ास करके जब देश आज़ाद हुआ 1947 में, अभी जिस प्रकार से किरण रिजिजू जी ने जिस प्रकार से जो स्टेटमेंट कोट किया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, तो हमारा जो संविधान का आर्टिकल 50 है वो बिल्कुल उसमें क्लियर कट मैसेज है कि हम आरक्षण धर्म के आधार पर दे ही नहीं सकते हैं, बेसिक फंडामेंटल है। और आप देख सकते हैं कि कांग्रेस इस चीज़ को बार बार, अभी तेलंगाना में भी इस मुद्दे को ला के जिस प्रकार से ओबीसी के जो रिजर्वेशन का हिस्सा था उसमें से कट करके मुस्लिमों को दिया, और आज उसी के तर्ज पे आज कर्नाटका में ये जो 4% रिजर्वेशन का जो बिल दिया जा रहा है, बेसिकली देखिए ये कांग्रेस अपनी खोई हुई विरासत को वापस पाना चाहती है। और इसका जो वोट बैंक का पॉलिटिक्स है, जो अपीजमेंट का पॉलिटिक्स है, ये शुरू से करती आई है। लेकिन जिस प्रकार से मोदी जी के नेतृत्व में 2014 से भारतीय जनता पार्टी लेड जो गवर्नमेंट भारत सरकार जो चला रही है, और जिस प्रकार से सबको लेके चाहे पॉलिसीज के माध्यम से सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी दे रही है, और आज हम पांचवी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं, तो ये कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि अभी रिसेंटली जो इलेक्शंस हुए हैं उसमें कांग्रेस की क्या स्थिति रही है। तो जिस अभी दिल्ली का जो चुनाव का जो मैंडेट आया, तो मुझे लगता है कि ये
2029 की तैयारी है और हम सबको पता है कि ये सुप्रीम कोर्ट में इसको ये ज़्यादा दिन तक टिकने वाला नहीं है, क्योंकि ये जो बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अगेंस्ट में है। ये जो बिल कर्नाटक में लाई गई है, लेकिन चूंकि हम सब जानते हैं कि भारत में चूंकि बहुत धर्म के मानने वाले लोग हैं, बहुत ही डाइवर्सिफिकेशन है और हर पॉलिटिकल पार्टी का अपना वोट बैंक है। तो और जिस प्रकार से हर रीजनल स्टेट्स में जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज आप देख सकते हैं कि जो पहले कांग्रेस के वोट हुआ करती थी, आज ओरिजिनल पार्टी के हाथ में है। तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी और खास करके जो कांग्रेस पार्टी है और डी.के. शिव कुमार ने अभी कल एक स्टेटमेंट भी दिया कि ये हमने बिल तो लाया है लेकिन ये वापस हो जाएगा और हम हो सकता है कि संविधान को बदलना पड़े। तो इसी को लेके आज संसद में, लोकसभा और राज्यसभा में हुआ है और बीजेपी को एक बहुत ही अच्छा ये मुद्दा मिला है इसमें, और इसको मुझे लगता है कि ये बिल्कुल ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। जी बिल्कुल, मैं इसी मुद्दे को समझना चाहता हूं कि देश रत्न निगम जी आपसे समझना चाहूंगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के नेता, विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी संविधान की रक्षा की बात करते हैं। सदन में मुद्दा उठाया, सदन के बाहर मुद्दा उठाया। जाहिर तौर पे संविधान की रक्षा की बात सबको करनी चाहिए, सत्ता पक्ष को भी, विपक्ष को भी। लेकिन मेरा सवाल आपसे यह है कि धर्म के आधार पे, मजहब के आधार पे आरक्षण, और संविधान में जब इसकी एक तरह से मनाही है कि जैसा मुस्लिम लीग ने 28 अगस्त 1947 को संविधान सभा में मुस्लिमों के लिए आरक्षण की बात की थी, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल समेत पूरी संविधान सभा ने इस मांग को अस्वीकार कर दिया था। तो आखिर आजादी के इतने साल बाद कांग्रेस पार्टी बार बार किसी रूप में क्यों मुस्लिम आरक्षण की बात करती है? कभी कर्नाटक में सरकारी ठेकों में आरक्षण की बात होती है, कभी तेलंगाना में नौकरियों में आरक्षण की बात होती है। आखिर यह मुद्दा कैसे संविधान विरोधी है? हाँ मनोज जी, जैसे अभी मनोज जी ने बताया, प्रोफेसर साहब ने, कि आर्टिकल 15 के अनुसार धर्म आधारित आरक्षण नहीं हो सकता जी, और वो गैर संवैधानिक है। और कोई भी राज्य सरकार इस तरह का अगर कोई बिल या अधिनियम लाती है तो वो सुप्रीम कोर्ट कल उसको गैर संवैधानिक घोषित कर देगा और रद्द कर देगा। ये हमारी संवैधानिक दृष्टि है जो आज के दिन में जो पोजीशन बनी हुई है। और जो तुष्टीकरण की पराकाष्ठा होती है वो कांग्रेस उतर आई है उस पर, और वो किसी ना किसी तरीके से, उनको मालूम है गैर संवैधानिक है, लेकिन मुसलमानों को दिखाने के लिए कि वो उनके हितैषी हैं, वो ऐसी गैर संवैधानिक बात करेंगे। उनको पता है कि ये आरक्षण नहीं मिल सकता, लेकिन वो उसको पास कर देंगे, कल को वो रद्द कर दिया जाएगा सुप्रीम कोर्ट द्वारा। वो कहेंगे भाई हमने तो कर दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको रद्द कर दिया, इसलिए हम क्या करें। लेकिन वो जानते हैं कि ये रद्द होगा, तो ये छलावा है मुसलमानों के साथ भी और उनको बहकाने वाली बातें हैं। तो मुसलमानों को इस बात को समझना चाहिए कि जो चीज़ नहीं हो सकती वो राज्य सरकारें कर नहीं सकती, और ना जो विधानसभाएं हैं वो संविधान बदल सकती है। उनके पास ऐसा कोई अधिकार नहीं है कि वो संविधान बदले, तो ये उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। और अगर आप संविधान, जैसे आपने संविधान सभा की बात करी, तो वहां पर इस पर गहन चर्चा हुई थी, उसके बाद इसको रिजेक्ट कर दिया गया कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं हो सकता। आरक्षण कहाँ हो सकता है मैं ये बता सकता हूँ कि हमारे संविधान संशोधन हुआ और आर्टिकल 15 और 16 में संशोधन करके जो शैक्षिक और सामाजिक तौर पर पिछड़े लोग थे उनको आरक्षण दिया गया, 27% आरक्षण दिया गया। और वहां पर कोई भी धर्म में अगर शैक्षिक और पिछड़ापन हो या आर्थिक पिछड़ापन हो तो उसमें किसी भी धर्म के आधार पर दिया जा सकता। वहां पे भी कांग्रेस ने छलावा किया, कर्नाटक में और देखें, और या वेस्ट बंगाल में टीएमसी ने देखे, बहुत सारे ऑलमोस्ट सारे मुसलमानों को ओबीसी लिस्ट में डाल दिया गया, जिसके कारण से जो असली ओबीसी थे उनका जो रिजर्वेशन था वो कम हुआ, वो जगह मुसलमानों ने ली। तो इस तरह के छलावा देखिए होते रहते हैं। और दूसरा, मुसलमानों को कहाँ पे रिजर्वेशन मिल रहा, वो है 10% इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में, जो कोई धर्म वो नहीं देखता। अगर आप आर्थिक तौर पर पिछड़े हैं तो 10% इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को रिजर्वेशन मिलेगा। तो ये सारी व्यवस्थाएं ऑलरेडी हमारे संविधान में है और जो इस सरकार ने की हुई है। अलग से देना ये गैर संवैधानिक है और ना हो सकता है। इसको कई सारे हाई कोर्ट ने रद्द भी किया हुआ है, लोगों ने कोशिश भी करी है, लेकिन मैं समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट फाइनली इस पर कुछ ना कुछ बोलेगा। जैसे ही इस तरह का कोई बिल
पास होके एक्ट बनता है तो इसमें चैलेंज जरूर होगा, इसको गैर संवैधानिक घोषित किया जाएगा, क्योंकि ऐसा कोई प्रावधान हमारे संविधान में नहीं है जो धर्म के आधार पर दिया जाए। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अगर आप डिबेट देखें तो वहां पर इसको गहन चर्चा के बाद रद्द किया गया था, और अभी तक संविधान में ऐसा कोई संशोधन नहीं किया गया है, किसी ने नहीं किया है जिससे कि धर्म के आधार पर आपको आरक्षण मिले। जी, देश रतन निगम जी, आप सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हैं। मैं सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला है 1992 का, इंदिरा साहनी बनाम केंद्र सरकार के मामले में फैसला दिया था सुप्रीम कोर्ट ने कि कोई सामाजिक समूह पिछड़ा है तो पिछड़ा वर्ग माना जाएगा, इसके लिए धार्मिक पहचान से कोई मतलब नहीं है। ये जो फैसला था सुप्रीम कोर्ट का अपने आप में बहुत स्पष्ट है। इस फैसले को आप कैसे देखते हैं, क्या दृष्टिकोण आपका है, और ये फैसला सामने आने के बाद भी बार बार इस तरह की बात क्यों होती है? क्यों मुसलमानों के नाम पे आरक्षण देने के प्रयास किए जाते हैं, जबकि संविधान भी विरोध करता है, संविधान भी इसकी अनुमति नहीं देता है और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर टिप्पणियां की हैं। इस मुद्दे पर आपका क्या कहना है? देखिए, इंदिरा साहनी का केस एक लैंडमार्क केस है जिसमें बड़ा साफ कहा गया है कि सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ापन देखा जाएगा, जिसके तहत उन्होंने बोला 27% रिजर्वेशन ऐसे समूहों को मिलेगा जिसमें धर्म का आधार नहीं होगा, बड़ा स्पष्ट बोला है। और वो 50% से रिजर्वेशन सारा ऊपर नहीं जा सकता। तो इस 27% में जो ओबीसीज हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, उनको मिलेगा। लेकिन अलग से धर्म के आधार पर बार बार ये जो तुष्टीकरण की राजनीति जो दल कर रहे हैं, एक तरीके से बरगला रहे हैं, बेवकूफ बना रहे हैं उन धर्म के आधार पर मुसलमानों को कि भाई आपको हम रिजर्वेशन दे रहे हैं। ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने भी बड़ा स्पष्ट कर दिया है हर जगह। और संविधान में जो संशोधन हुए हैं, चाहे वो आपका 10% इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वाला 2019 में रहा हो या 1991 का ओबीसी का रिजर्वेशन रहा हो, कहीं धर्म के आधार पर नहीं किया गया है। तो इस तरह का जो छलावा किया जा रहा है, मेरे ख्याल से पार्टियों को बचना चाहिए और जनता को भी इस छलावे को देखना चाहिए कि लोग किस तरह से बेवकूफ बनाकर लोगों का वोट लेने की कोशिश करते हैं धर्म के आधार पर, और स्पेशली मुसलमानों का। तो उन्हें इन पार्टियों से मेरे ख्याल से बच के रहना चाहिए जो संविधान की सही तस्वीर आप लोगों के सामने नहीं रखते। जी मनोज जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं, दरअसल एक इस तरह का संकेत जाता है, संदेश जाता है, या कहिए कि कांग्रेस पार्टी या दूसरे राजनीतिक दल इस तरह का संदेश देने की कोशिश करते हैं कि मुसलमानों को अलग से आरक्षण देने की, जबकि उनको मालूम है कि यह मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में नहीं टिकेगा। ऐसे दलों को मालूम है कि यह संविधान के विपरीत जाके काम किया जा रहा है, लेकिन फिर भी देने का प्रयास करते हैं, कोशिशें करते हैं। मेरा सवाल आपसे ये है, ये समझना चाहता हूं कि जो मुस्लिम समुदाय है, क्या उनको भी जो आरक्षण की व्यवस्था अपने देश में संवैधानिक स्तर पर है, जो मुस्लिम जातियां हैं या मुस्लिम जो वर्ग है, उसको क्या उसमें आरक्षण का प्रावधान है तो किस प्रकार है? देखिए मनोज जी, अपने जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो असेंबली थी उसमें इन सारी चीज़ों पे बड़ा ही गहन रूप से हमारे जो भी कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उन्होंने स्टडीज़ किया, क्योंकि उस समय न्यूली इंडिपेंडेंट स्टेट था और जब पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो विश्व का एक पहला देश है जो धर्म के आधार पर बटा। और इस चीज़ को भली भांति लोग देख रहे थे कि किस प्रकार से हमारे साथ रहने वाले लोग एक अलग प्रांत में, एक अलग देश में चले गए, और उसी को ध्यान में रखते हुए कि अपने कॉन्स्टिट्यूशन को एक सेकुलर उसको आइडेंटिफाई किया गया और उसमें धर्म को बाहर रखा गया। और इसमें अभी इसके पहले जो हमारे उसमें जो मुस्लिम लीग के कुछ सपोर्टर्स थे, उन लोगों ने इस चीज़ को डिमांड किया कि मुस्लिम को रिजर्वेशन दिया जाए, लेकिन उसको नहीं किया गया और उस पर लंबा डिबेट हुआ। मैं फिर उसी कड़ी में आगे बढ़ना चाहूँगा कि देखिए, देश जब आज़ाद हुआ तो कांग्रेस के हाथ में सत्ता आई और कांग्रेस ने शुरू से ही मुस्लिम वर्ग के साथ अपीजमेंट किया। आप अगर देखना चाहिए, अगर इनका इतिहास आप देखिए तो जिस प्रकार से इन्होंने साबानो केस में राजीव गांधी ने जिस प्रकार से मुस्लिम अपीजमेंट के लिए सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को कानून के तहत उसको समाप्त किया, और आप देख सकते हैं चाहे ट्रिपल तलाक वाला इशूज़ हो, और इवन जो हमारे राहुल गांधी जो कांग्रेस के इसके पहले जो अभी लीडर हैं, उन्होंने जिस प्रकार से एक ऑर्डिनेंस को मनमोहन सिंह को बिल फाड़ा, तो आप समझ सकते हैं कि लोग कॉन्स्टिट्यूशन का कितना सम्मान करता है। तो लेकिन आज पहली बार देश में जिस प्रकार से 2024 का इलेक्शन देखिए, तो उस समय कांग्रेस ने और खास करके जो भी विपक्षी पार्टियां थी, उन लोगों ने देखा कि जिस प्रकार का भारतीय राजनीति मोदी जी के नेतृत्व में एक अलग डायरेक्शन में जा रहा है, जहाँ पे अपीजमेंट नहीं है, जहाँ पे सबका साथ सबका विकास की बात हो रही है, तो उसमें इन लोगों का जो वोट बैंक जो पॉलिटिक्स
पॉलिटिक्स था, जो अभी निगम साहब बता रहे थे कि जो अपीजमेंट है खास करके अपने वोटर्स को लुभाने के लिए, वो फिर से इस चीज़ को ये लोग लेके वापस आना चाहता है। तो मुझे लगता है कि मैं आपके इस चैनल के माध्यम से खास करके जो मुस्लिम समुदाय है उनको ये समझना होगा कि हमारा जो संविधान है सर्वोपरि है और हमारा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, और हमने विश्व के बहुत सारे संविधानों का अध्ययन करके इसको एक इतना यूनिवर्सल बनाया है जिसमें सबके लिए जगह है। तो उसमें धर्म के आधार पे हम ये चीज़ें संभव हो ही नहीं सकती है। लेकिन फिर भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो उनको इस चीज़ के लिए उनको एक लॉलीपॉप दिखाते हैं और उसके नाम पे लोग वोट करते हैं। और आप जितने भी इलेक्शंस का चुनाव का मैंडेट देख लीजिए, जो भी चुनाव है, अब तो निकल के आ गया कि भारतीय जनता पार्टी लेड जो सरकार है, एनडीए गवर्नमेंट है, जितनी भी पॉलिसीज बनाई उस पॉलिसी में अगर सबसे ज़्यादा किसी को बेनिफिट मिला है तो इस वर्ग को मिला है। लेकिन जब वोट की जहां बात आती है तो वहां पे ये लोग वोट नहीं करता है। तो मुझे लगता है कि इससे इनको बाहर निकलने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर हम एक नेशन बिल्डिंग बनाना चाहते हैं, हम तीसरी अर्थव्यवस्था बनना चाहते हैं, सबका साथ सबका विकास करना चाहते हैं, तो आपको जो चीज़ें सही हैं अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन उसमें उनको आगे आना चाहिए। जाहिर तौर पे जो आर्थिक सामाजिक दृष्टि से पिछड़ी जातियां हैं, जैसे और दूसरे समुदाय वर्गों में हैं, वैसी मुस्लिम समाज की भी जो जातियां आर्थिक सामाजिक रूप से पिछड़ी हैं उनको उसी प्रकार आरक्षण मिलता है जैसे दूसरों को मिलता है, क्योंकि हमारा संविधान मजहब के आधार पर आरक्षण देने की अनुमति प्रदान नहीं करता है। और जाहिर तौर पर कर्नाटक में जिस प्रकार से सरकारी ठेकों में 4% मुस्लिमों को आरक्षण देने का मुद्दा संसद में उठा है, उसके चलते एक बार फिर संविधान का मुद्दा भी, संविधान बदलने का मुद्दा भी उठकर सामने आ गया है। मैं आपसे समझना चाहूँगा देश रतन जी इस मुद्दे को, क्योंकि हमने देखा कि काफ़ी महीने पहले, कुछ दिन पहले राहुल गांधी जी ने इस मुद्दे को उठाया, संविधान की रक्षा के मुद्दे को, लेकिन उन्हीं की पार्टी के उप मुख्यमंत्री कर्नाटक के इस मुद्दे पर वो कहते हैं, जो वक्तव्य सामने आया है कि अगर जरूरत पड़ेगी तो संविधान को भी बदल देंगे। ये क्या राजनीति है? इसके पीछे क्या सोच है? इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए मनोज जी, कथनी और करनी में बहुत फर्क होता है। एक तरफ आप संविधान की रक्षा की बात करते हैं, दूसरी तरफ आपका ही दल जो कि राज्य में सरकार बनाए हुए संविधान को तार तार करने में लगा हुआ। तो ये बड़ा जग जाहिर हो जाता है कि कहते कुछ और है, करते कुछ और है, और जब आपको सूट करता है तो आप चीजें उठा लेते हैं। तो उनका जो उप मुख्यमंत्री है कर्नाटक का, वो ये कहता है कि हम संविधान बदल देंगे, और दूसरी तरफ आप संविधान की रक्षा की बात करते हैं। तो यहीं से जग जाहिर हो जाता है कि आपके मन की मंशा क्या है। जी। आप भारत में एनार्की करना चाहते हैं, लोगों में झगड़ा करवाना चाहते हैं। देश बहुत तेजी से प्रगति कर रहा है और 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में अग्रसर है। कोई भी आप पैरामीटर उठा लीजिए, सड़कों का उठा लीजिए, रेलवे का उठा लीजिए, एम्प्लॉयमेंट का उठा लीजिए, हर तरफ विकास की गति आपको देखने को मिल रही है। तो यही इन लोगों को पच नहीं रहा है। उनको लगता है कि इस तरह ही चलता रहा तो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार फिर से वापस आ जाएगी। तो कुछ ऐसा करें जिससे कि यहाँ पर जो कहते हैं एनार्की, अराजकता फैल जाए, लोगों में झगड़ा हो। आप मुसलमानों की बात करें और उनको पता है बाद में इसको सुप्रीम कोर्ट रद्द कर देगा, तो मुसलमानों में किसी तरह का गुस्सा पैदा करें, आक्रोश पैदा करें, जिससे समाज में झगड़ा हो और समाज की शांति भंग हो। और जो सामाजिक समरसता की बात हम सब करते हैं कि एक समाज में समरसता हो, सब लोग हार्मनी के साथ रहें, तो वो बात इनको पसंद नहीं आती है। क्योंकि सबको साथ लेके, देखिए जितना फायदा मुसलमानों ने बहुत सारी स्कीम्स का उठाया जाए, प्रधानमंत्री की घर की स्कीम हो, आवास की स्कीम हो, या और सारी स्कीम हो, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की स्कीम हो, मुसलमानों को अपने जो उनका प्रतिशत है उससे ज्यादा फायदा मिल रहा है। उनकी औरतों को भी मिल रहा है जी। हर चीज में फायदा उनको मिल रहा है। लेकिन फिर भी ये जो राजनीतिक दल हैं, कुछ राजनीतिक दल हैं जो वो आक्रोश और अराजकता समाज में पैदा करके समाज की समरसता को बिल्कुल मुद्दा यही है, मुद्दा यही है देश रतन निगम जी, किस प्रकार से राजनीति के लिए, वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए, मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए किस प्रकार से संविधान को लेकर राजनीति की जाती है। मनोज जी, मैं आपसे इसको समझना चाहूंगा, क्योंकि संविधान को बदलने का मुद्दा, संविधान को लेकर कांग्रेस पार्टी ने तमाम सवाल उठाए, मैं बहुत स्पष्ट रूप से आपसे समझना चाहता हूं। और अब वही कांग्रेस पार्टी के उप मुख्यमंत्री कर्नाटक के इस बात को कह रहे हैं कि जरूरत पड़ेगी तो संविधान को भी बदल देंगे। ये राजनीति कौन कर रहा है और किस लिए कर रहा है? कौन संविधान को बदलता रहा है? किसने संविधान को बदला? ये देश जानना चाहता है।
देखिए मनोज जी, डी शिवकुमार जी का जो स्टेटमेंट है वो देश को तोड़ने वाला है और संविधान का जो फंडामेंटल है उसको एक तरीके से डिस्ट्रॉय करने वाला है। और ये लोग राजनीतिक सत्ता के लिए, पॉलिटिकल पावर्स के लिए लोग किसी स्तर तक जा सकता है, इस स्टेटमेंट से दिखता है। और आज जिस प्रकार से संसद में जो एक बहस हुआ है, जो डिबेट हुआ, और ये देखिए ये मामला और आगे बढ़ेगा क्योंकि इसके पीछे का आप क्रोनोलॉजी समझिए। क्योंकि अभी वेस्ट बंगाल में चुनाव है, बिहार में चुनाव होने वाला है, उसके बाद उत्तर प्रदेश की चुनाव आने वाली है। तो मुझे लगता है कि वहाँ पे जो वोटिंग परसेंटेज है, जिस प्रकार से जिस आधार पर वोटिंग होता है, उसको ध्यान में रख के कांग्रेस अभी काम कर रही है। और नो डाउट इसमें कांग्रेस अपनी जो खोई हुई लिगेसी उसकी रही है, जो खास करके जो मुस्लिम वोट के प्रति उसका जो एक शुरू से जो रुझान रहा है, वो अपने मुस्लिम वोटर्स को अपने पाले में लाना चाहता है और इसीलिए इस तरीके का बिल लेके आ रहा है। और लेकिन मैं एज ए भारतीय नागरिक होने के नाते मुझे ऐसा है कि सुप्रीम कोर्ट इसको कहीं से इसमें एक्सेप्ट करने वाला नहीं है, क्योंकि ये जो बेसिक फंडामेंटल है संविधान का, उसमें कहीं से सूट नहीं करता है। और ये खास करके जो मुस्लिम वर्ग है उसको समझने की जरूरत है कि उनके बहकावे में ना आए, क्योंकि आज देश एक स्थिर, आप देख सकते हैं कि भारत के जितने नेबर स्टेट हैं, अगर हम भारत के नेबर स्टेट की बात करें, चाहे बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, चाइना हो, नेपाल हो, सब जगह पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। लेकिन आप पिछले 10 सालों में देखिए, भारत ही एक ऐसा देश है जो आर्थिक रूप से भी विकास कर रहा है और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। और यहाँ पे इलेक्शन के माध्यम से जो भी गवर्नमेंट आ रही है, चाहे स्टेट का इलेक्शन या सेंटर का चुनाव हो, तो इसमें एक्सटर्नल फोर्सेज भी किसी न किसी रूप से काम कर रही हैं। आप देखिए पूरा यूरोप डिस्टर्ब है, पूरा गल्फ, उधर इजरायल और गाजा में कन्फ्लिक्ट चल रहा है। तो मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों को भी ध्यान में रखते हुए भारत के जो खास करके जो पॉलिटिकल, चूंकि कांग्रेस की एक लीगेसी रही है, बहुत पुरानी पार्टी है, और इस तरीके का जब वो एक इश्यूज को लेके आता है तो कहीं ना कहीं देश को तोड़ने और संविधान को तोड़ने की बात करता है। जाहिर सी बात है। इसलिए कांग्रेस पार्टी पे चाहे आपातकाल का मुद्दा हो या दूसरे मुद्दे हों, उसे लेकर यह आरोप लगता रहा है कि कांग्रेस पार्टी ने संविधान के साथ छेड़छाड़ की, कांग्रेस पार्टी ने संविधान को बदलने का प्रयास किया। और इसीलिए कर्नाटक में सरकारी ठेकों में मुसलमानों को 4% आरक्षण देने के मुद्दे पर आज संसद के दोनों सदनों में विरोध देखने को मिला सत्ता पक्ष के द्वारा, और कई सवाल उठाते हुए बीजेपी ने कांग्रेस को संसद के भीतर और बाहर घेरा। देश रतन लिंगम जी, आपने संसद टीवी से बात की, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। मनोज जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।